अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 4 मैथ्स रेशो के मुतल्लक कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। किस तरह इसके बारे में कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो हैं वो बन सकते हैं, ये चीज़ देखेंगे। आप लोगों ने ये फार्मूला तो इसमें पढ़ा ही है, आपके पास ये आ जाएगा E यानी उसका जो चार्ज है वो लिख लें। आप इसको क्यों लिख सकते हैं, कोई जनरल चार्ज ले लेते हैं, यहाँ पे B आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास mv ओवर आ जाएगा आपके पास r। ठीक है, ये फार्मूला बना। यहाँ से अगर आप r की वैल्यू निकालें, यानी यहाँ पे जो सर्कल बनता है उसका रेडियस आ जाएगा mv डिवाइडेड बाई q इंटू b। आप इस क्वेश्चन को देख के बहुत सारे सवालात बना सकते हैं। अब यहाँ पे 4 चीज़ें हैं। ये उस पार्टिकल का मैस है, ये उस पार्टिकल की वेलोसिटी है, ठीक है, जो उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है। B यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है और Q उस चार्ज पार्टिकल का चार्ज है। अब R उसका रेडियस है। बताइए रेडियस किस पे डिपेंड करता है? आंसर है ये 4 चीज़ों पे। तो याद रख लो, जितना उस पार्टिकल का मैस ज़्यादा होगा। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि हमने जो है पार्टिकल लिया, 2 डिफरेंट पार्टिकल लिए, एक का मैस m1 है, दूसरे पार्टिकल का मैस m2 है। m1 ग्रेटर है m2 से, ठीक है। 2 चार्ज पार्टिकल फेंक दिए, एक और दूसरा, लेकिन एक का मैस ज़्यादा है, दूसरे का मैस कम है, ठीक है। तो जिसका मैस ज़्यादा होगा समझ लो उसका सर्कल भी बड़ा बनेगा। आपने जब 2 चीज़ों को कंपेयर करना है, बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रखने हैं। दोनों मास को वेलोसिटी सेम दी, दोनों का चार्ज सेम है, दोनों को सेम मैग्नेटिक फील्ड में फेंका। जब ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के लिए कांस्टेंट हैं तो फिर जिसका बेटा बड़ा मास होगा उसका रेडियस भी ज़्यादा होगा। अब मिसाल के तौर पे मैंने प्रोटॉन भी फेंक दिया इसके अंदर और एक और पार्टिकल फेंक दिया जिसका चार्ज कितना है, प्रोटॉन जितना। दोनों की वेलोसिटी सेम रखी, चार्ज सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो जिसका मास ज़्यादा होगा समझ लो उसका रेडियस ज़्यादा होगा। मिसाल के तौर पर आपने इसके अंदर हाइड्रोजन फेंक दी। एक हाइड्रोजन होती है प्रोटियम, एक होती है ड्यूट्रियम, एक होती है ट्रीटियम। जो ट्रीटियम होती है उसके अंदर 2 न्यूट्रॉन होते हैं, एक प्रोटॉन होता है, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज कितना है, +1। और एक और हाइड्रोजन जिसके अंदर 1 न्यूट्रॉन होता है और एक ही उसके अंदर प्रोटॉन होता है, इसका चार्ज कितना है, +1। एक और हाइड्रोजन होती है जिसके अंदर एक ही न्यूट्रॉन होता है, जिसके अंदर एक ही प्रोटॉन होता है और इसका चार्ज भी कितना है, +1। तो इस हाइड्रोजन का चार्ज +1, इसका भी +1, इसका भी +1, क्योंकि एक ही प्रोटॉन है, एक ही प्रोटॉन है, एक ही प्रोटॉन है। इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन, इसके अंदर 1 न्यूट्रॉन, इसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं। तो चार्ज क्या है, तीनों का सेम है। मैग्नेटिक फील्ड तीनों के सेम अप्लाई की, वेलोसिटी तीनों को हमने सेम दी। तो ये तीनों चीज़ें इन तीनों के लिए क्या हैं, सेम। 3 पार्टिकल्स हैं। मुझे बताइए यहाँ पे सर्कल बनेगा, एक छोटा बनेगा, एक उससे बड़ा, एक उससे बड़ा। तो जिसका बड़ा सर्कल बन रहा है समझ लो जिसका मास ज़्यादा है उसी का बड़े रेडियस वाला सर्कल बनेगा। समझ गए? तो जब ये यहाँ पे घूम रहे होंगे 3 अलग सर्कल बनेंगे। इसका सर्कल चूँकि मास सबसे कम है, इसका सर्कल सबसे छोटा। ये पार्टिकल जब फेंकेंगे इनका सर्कल बड़ा बनेगा, ये पार्टिकल फेंकेंगे इनका सर्कल उससे बड़ा बनेगा। तो याद रख लो जितना बड़ा मास होता है, अगर ये सारी चीज़ें हम एक जैसी प्रोवाइड करें तो फिर जिसका मास ज़्यादा होगा वो एक बड़े सर्कल में मोशन कर रहा होगा। तो इसी तरह हम इस तकनीक का इस्तेमाल करके ये डिफरेंट आइसोटोप्स हैं इनको अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। जो भारी आइसोटोप्स होगा उसका अलग सर्कल, छोटे का उससे अलग, उससे छोटे का उससे अलग। तो ये एक पक्का कंसेप्ट फिट कर लो कि ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में जब फेंकेंगे अगर हम ये 3 चीज़ें सबको कांस्टेंट दें, सेम दें, तो फिर जिसका मास बड़ा वो बड़े बड़े सर्कल में ऐसे घूमने लगेगा। अब मैं मिसाल देता हूँ कि आपने अल्फ़ा पार्टिकल फेंक दिया, ठीक है, जिसका चार्ज कितना है, अल्फ़ा पार्टिकल का चार्ज +2e है। आपने एक ऑक्सीजन का पॉजिटिव आयन फेंक दिया, उसके ऊपर भी चार्ज कितना है, +2e। तो ये क्या है, ऑक्सीजन है आपके पास और ये क्या है आपके पास, अल्फ़ा पार्टिकल, ठीक है। अब चार्ज इसका भी उतना है, उसका भी उतना है। मुझे बताइए कौन बड़े सर्कल में घूमेगा? आंसर है चार्ज दोनों का सेम है, ऑक्सीजन का मास ज़्यादा होता है तो ऑक्सीजन बड़े सर्कल में घूमेगी। बात समझिए। ऑक्सीजन पे +2 कैसे आया? हमने ऑक्सीजन के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, ऑक्सीजन पर +2e चार्ज आ जाएगा। अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम के अंदर से अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो अल्फ़ा पार्टिकल होता है, अल्फ़ा पार्टिकल भी +2e चार्ज होता है। बात समझिए। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, एक कॉन्सेप्ट मैंने ये सिखा दिया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी नोट कीजिएगा।
हम इसके अंदर पार्टिकल्स फेंकते हैं, ठीक है, और डिफरेंट पार्टिकल की स्पीड डिफरेंट है। एक पार्टिकल फेंकते हैं जिसकी स्पीड v1 है, एक पार्टिकल जिसकी स्पीड v2 है। पहले पार्टिकल की स्पीड दूसरे पार्टिकल की स्पीड से ज़्यादा है, चार्ज दोनों का सेम है, मैग्नेटिक फील्ड दोनों की सेम है, मैस दोनों का सेम है। ये तीनों चीज़ें हमने सेम रखी। अब रही बात वेलोसिटी की, तो बेटा याद रख लो, अगर आप वेलोसिटी जितनी ज़्यादा आप देंगे उतना बड़े सर्कल में वो घूमेगा। चार्ज सेम, मैग्नेटिक फील्ड दोनों को सेम, मास दोनों का सेम, तो जिसको आप जितना ज़ोर से फेंकेंगे समझ लो वो उतने बड़े सर्कल में घूमेगा। तो यहाँ पे बेटा आपको एक और कॉन्सेप्ट बता दिया, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है समझ लो उसका रेडियस भी बड़ा होगा दूसरे से। स्टोरी समझ आ गई। अगर हम किसी पार्टिकल को स्लो मोशन में फेंकते हैं तो छोटे से सर्कल में घूमेगा, अगर किसी पार्टिकल को ज़ोर से फेंकते हैं उतने वो बड़े सर्कल में घूमेगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास जो है मास सेम हो, वेलोसिटी सेम हो, मैग्नेटिक फील्ड सेम हो, तो रेडियस चार्ज के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैस क्या है? सेम। वेलोसिटी क्या है? सेम। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? सेम। हमने यहाँ दो पार्टिकल फेंक दिए, मास दोनों का सेम, दोनों की वेलोसिटी सेम, दोनों को मैग्नेटिक फील्ड भी कैसी मिली? सेम। तो फिर बेटा जिस पार्टिकल का चार्ज ज़्यादा होगा समझ लो उसका रेडियस उतना कम होगा। समझ गए कि नहीं? यानी जितना बड़ा चार्ज पार्टिकल होता है, बड़े का मतलब साइज में नहीं, जितने ज़्यादा कूलम चार्ज होता है उस पर, वो उतने छोटे सर्कल में आ जाएगा। मैं मिसाल देता हूँ, आपने ऑक्सीजन को फेंका, ऑक्सीजन पर +1 चार्ज था, तो चार्ज उस पर +1 था, वो बड़े सर्कल में घूम रहा था। मैंने फिर ऑक्सीजन को फेंका, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, ऑक्सीजन पर चार्ज कितना आ गया? +2, तो उस पर चार्ज बढ़ गया, उसका रेडियस और कम हो गया। अब मैंने ऑक्सीजन के अंदर से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एक और निकाल दिया, तो ऑक्सीजन के अंदर से जितने इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे ऑक्सीजन के एटम का चार्ज जो है उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो जितना उसका चार्ज बढ़ता जाएगा समझ लो उसका सर्कल का जो रेडियस है उतना कम होता जाएगा। तो इस तरह जितना चार्ज ज़्यादा होता है पार्टिकल का उतना सर्कल छोटा होता जाएगा। बात समझ गए कि नहीं? अब अगला सवाल है कि हमने मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड से क्या इफेक्ट होता है। आपने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगाई 10 टेस्ला और चार्ज यहाँ पे घूम रहा था इस सर्कल में, आप 10 टेस्ला से उसको 20 टेस्ला कर देते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा देते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने से भी जो है सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा? ये आपस में क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाते हो, आपके सामने ही ये जो सर्कल आपके सामने चार्ज घूम रहा था, जब आप बाहर से मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज करने से वो आपके देखते देखते ही उसका सर्कल जो है वो पहले से छोटा होना शुरू कर देगा। तो इस तरह आप लोग जो है पार्टिकल का जितना मास बड़ा हो, वेलोसिटी बड़ा हो, रेडियस बड़ा होगा, जितनी मैग्नेटिक फील्ड बड़ी हो, जितना चार्ज बड़ा हो, रेडियस उतना छोटा होगा। इस तरह हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा चार्ज पार्टिकल बड़े रेडियस में घूमेगा, कौन सा चार्ज पार्टिकल छोटे रेडियस में घूमेगा। अब अगला सवाल है कि अगर दो पार्टिकल हैं, ठीक है, अगर एक पार्टिकल ये सर्कल में घूम रहा है, एक पार्टिकल ये सर्कल में घूम रहा है, तो मुझे बताइए इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस है r1, इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस है r2। अब मुझे बताइए रेडियस किसका बड़ा है? तो आंसर है r1 बड़ा है r2 से। तो ये तो पता चल गया कौन सा रेडियस बड़ा है कौन सा छोटा। अगर मैं बात करूं डिफ्लेक्शन किस में ज़्यादा है, इसमें डिफ्लेक्शन ज़्यादा है या इसमें डिफ्लेक्शन? डिफ्लेक्शन का मतलब मुड़ना। मुझे बताइए इसमें ज़्यादा मुड़ रहा है या इसमें ज़्यादा मुड़ रहा है? कर्वेचर यानी खम किस में ज़्यादा है? इसमें ज़्यादा खम आ रहा है या इसमें? मैं आपको एक चीज़ बनाता हूँ, ये चीज़ ज़्यादा खम में है या इसमें ज़्यादा खम है? तो आप बोलेंगे ये तो आहिस्ता आहिस्ता मुड़ रहा है और ये यकदम से मुड़ता है। तो जो चीज़ जितनी ज़्यादा जल्दी मुड़ती है समझ लो उसका कर्वेचर उतना ज़्यादा है, उसके अंदर डिफ्लेक्शन उतनी ज़्यादा है। तो मुझे बताइए ज़्यादा डिफ्लेक्शन इसमें है या ज़्यादा डिफ्लेक्शन इसमें है? तो आंसर है इसमें तो आहिस्ता आहिस्ता मुड़ता है और इसमें इसको बहुत जल्दी से मुड़ना पड़ता है। तो जिस सर्कल का रेडियस जितना बड़ा होता है समझ लो उसके अंदर डिफ्लेक्शन उतनी कम होती है, उसकी कर्वेचर उतनी कम है। तो मैं बात करूं डिफ्लेक्शन की, तो बेटा डिफ्लेक्शन जो हो रही है पार्टिकल की वो ये वाले रेडियस में 2 वाले में ज़्यादा है किससे? जो पहले में हो रही है उससे। अगर मैं बात करूं कर्वेचर की, कर्वेचर का मतलब खम, तो खम किसका ज़्यादा है? तो इस सर्कल का खम ज़्यादा है, इसमें मोड़ा ज़्यादा हो रहा है, इसमें टर्निंग ज़्यादा है या इसमें टर्निंग ज़्यादा है? तो जितना सर्कल छोटा होता है समझ लो उतना उसके अंदर जो कर्वेचर है ज़्यादा है। तो कर्वेचर 2 वाले सर्कल का
ज़्यादा किससे है, कर्वेचर के किससे, जो 1 वाला सर्कल है उससे। तो जिसका जितना रेडियस कम है उसकी डिफ्लेक्शन उतनी ज़्यादा है, जिसका जितना रेडियस ज़्यादा होगा उसकी डिफ्लेक्शन उतनी कम है। डिफ्लेक्शन का मतलब मुड़ना, उसके अंदर खाम आना, उसके अंदर कर्वेचर पैदा होना। बात समझिए कि नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये दो आपके पास कर्व्स हैं, एक ये कर्व है, एक ये कर्व है, तो मुझे बताइए इसका कर्वेचर ज़्यादा है या इसका। तो कर्वेचर का मतलब वो कितना जल्दी से मुड़ता है, तो ये जल्दी से मुड़ रहा है, इसका कर्वेचर ज़्यादा है, इसका कर्वेचर कम है। अगर मैं पूछूं इसमें डिफ्लेक्शन ज़्यादा है या इसमें डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन का मतलब मुड़ना, इसमें ज़्यादा मुड़ रहा है या इसमें ज़्यादा मुड़ रहा है, तो देखो इसमें ज़्यादा टर्निंग आ रही है, तो बेटा इसकी डिफ्लेक्शन इससे ज़्यादा है। अगर मैं बात करूं रेडियस किसका ज़्यादा है, तो बेटा रेडियस इसका क्या है, ज़्यादा है, इसका रेडियस कम है। तो जिसका रेडियस कम है उसकी डिफ्लेक्शन ज़्यादा है, जिसका रेडियस ज़्यादा है उसकी डिफ्लेक्शन उतनी कम है। तो ये थे बेटा इसके बारे में चंद कंसेप्चुअल क्वेश्चंस।